रायकेला से, जहां राजनगर थाना क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य केंद्र में ये लापरवाही अब कई सवालों को खड़ा करती हुई अस्पताल की बिजली कटने के बाद मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी कराई गई, जिसमें गर्भवती महिला और नवजात दोनों की मौत हो चुकी है। मृत महिला की पहचान विनीता बांद्रा के रूप में की गई। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान अस्पताल में न तो पर्याप्त मेडिकल सुविधा थी और न ही समय पर गंभीर स्थिति को संभालने की कोई तैयारी ही। हालत बिगड़ने के बावजूद महिला को बेहतर इलाज के लिए रेफर नहीं किया गया। इससे दोनों की ही जान, जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। वहीं विपक्ष ने इस घटना को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर नाराजगी जाहिर की। देख रहे हैं, मेरे भी बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी, जबकि वहाँ पे हमको ऐसे लग रहा है क्या पूरा हम अपने आँख से भी देखा। उसके बाद बेहोश पड़ी हुई थी तो किसी तरह से फिर होश में लेके तो आ गया। लेके आने के बाद कुछ देर रुकी, उसके बाद हम बोले जब नॉर्मल से इसको नहीं हो रहा था तो उसको ऑपरेशन करिए। बार बार हम वही चीज़ बोल रहे थे कि ऑपरेशन करिए, तो ऑपरेशन भी वो लोग किया ही नहीं। उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीबी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। हाँ, प्रसव कराया जा रहा था, लाइट नहीं था। अगर इस तरह का लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था, नर्स लोग नहीं कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण चाहे रिम्स हो, चाहे जिले के CHC में हॉस्पिटल में हो, अब एक राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है और जो राजनगर खरसवा जिला के CHA में बिजली कटने के कारण टॉर्च से ऑपरेशन करके एक आदिवासी महिला और हमारी झारखंड के आने वाली पीढ़ी की मृत्यु हो गई। मैं मानता हूं ये हत्या है। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में लगातार एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं, जहां कभी चाईबासा में आदिवासी बच्चों के बीच HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाता है, तो ताज़ा मामला सरायकेला के खरसावा राजनगर का है, जहां टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला की डिलीवरी कराई जा रही थी। इस दौरान मां और बच्चे की दोनों की मौत हो गई। हालांकि अभी देखना यह है कि इस मामले को लेकर क्या स्वास्थ्य मंत्री अपने इस पद से इस्तीफा देते हैं कि इसी तरह जाँच रिपोर्ट में इस मामले को भी कहीं ना कहीं झोले में डाल दिया जाता है। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी कड़ा रुख दिखाया है और उन्होंने बीजेपी के तरफ से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। मगर अब देखना यह है कि क्या इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग गंभीर होता है और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देते हैं कि आने वाले फिर किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जाता है। सरायकेला से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार तिवारी। टीम को सवाल पूछता है कि बिजली गई तो अस्पताल में आखिर बैकअप क्यों नहीं था? डॉक्टर ने मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी क्यों करवाई? गंभीर स्थिति थी, इसके बावजूद मरीज को कहीं और रेफर क्यों नहीं किया गया? डिलीवरी के वक्त प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद थे या नहीं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर, प्रबंधन या सिस्टम? आखिर करोड़ों खर्च के बाद भी हालात जस के तस क्यों बने हुए हैं? अगली बड़ी खबर बोकारो से, जहां चीराचास थाना क्षेत्र में जिम के बाहर निकले युवक पर जानलेवा हमला किया गया और छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। चास SDPO प्रवीण सिंह ने कहा कि जिम में गाना बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने हमला किया। हमले में घायल शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि पहले उस पर धारदार हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ और उसके गले से देखिए सोने की चेन छीन ली जाती है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है, जिसमें 2 आरोपियों को नामजद बनाया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर जांच जारी है। इनके पास दो पक्षों के बीच में गाना बजाना को लेकर विवाद की उत्पत्ति उत्पन्न हुई है।
प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। सीसीटीवी फुटेज तथा आम स्वतंत्र साक्षियों के बयान के आधार पर अगला कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की कार्रवाई की जाएगी? 2 लोगों के विरुद्ध। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां तमाड़ थाना क्षेत्र के रुड़गी मोड़ के पास से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जंगल से 21 बोरा डोडा बरामद कर लिया है। तमाड़ के जंगलों से यह बरामदगी की गई है, जिसमें 21 बोरा डोडा जब्त किया गया। इन बोरों में करीब 7 क्विंटल डोडा पाया गया है। डीएसपी ने बताया कि सूचना के आधार पर टीम बनाकर छापेमारी की गई और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि तस्कर घने जंगल का फायदा उठाकर यहां से फरार हो गए। पुलिस अब आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि अफीम के बाद अब डोडा की तस्करी को लेकर बंगाल समेत अन्य राज्यों के गिरोह इलाके में बेहद सक्रिय हैं। ये तमाड़ थाना अंतर्गत जो रुगड़ी ग्राम के जंगली क्षेत्रों में अफीम तस्कर के द्वारा जो है अफीम की जो डोडा होती है, डोडा का जो है इकट्ठा किया जा रहा है। उसका सत्यापन हेतु हम लोग जो है इस क्षेत्र में आए हैं और सत्यापन के पश्चात जो है से हम लोग को लगभग 21 बोरा डोडा बरामद हुआ है, जिसमें बाजार मूल्य लगभग 10 लाख के आसपास। खबर पलामू से, जहां फायरिंग और हथियार लहराते हुए रील बनाने की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस अब सख्त हो गई है। एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर सभी लाइसेंसी हथियार धारकों का फिर से कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाएगा और इस दौरान ये जांच होगी कि किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला पहले से तो दर्ज नहीं है या गलत दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस तो नहीं बनाए गए। दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों का हथियार लाइसेंस रद्द किया जाएगा। खबर बोकारो से, जहां पर चीराचास थाना पुलिस ने अपहरण के एक मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अपहरित नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला 9 फरवरी 2025 को दर्ज कराया गया था, जब चीराचास थाना क्षेत्र के नंदुआ के रहने वाली सुशीला देवी ने अपनी नाबालिग भतीजी के अपहरण की शिकायत थाने में दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संतोष को धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई और आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बच्ची का लोकेशन पता चला, फिर एक छापेमारी दल का गठन किया गया, तो धनबाद रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। लड़की की नाबालिग है और संतोष कुमार गोस्वामी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के साथ लड़की भागी हुई थी, उसको न्यायिक। और बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां साक्षी के कंपनी क्वार्टर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर हालांकि काबू पाया। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। साक्षी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जाती है। और गोड्डा से बड़ी खबर, जहां 4 लेन पर हुए भीषण एक्सीडेंट में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रविवार सुबह करीब 5 से 5:30 बजे के बीच की है। मैगामा थाना क्षेत्र के गम्हरिया के पास गोड्डा पिरपैंती मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि बाइक पर सवार 2 युवक तेज रफ्तार में जा रहे थे और तभी ओवरटेक करने के दौरान उनकी बाइक सामने से आ रहे हाईवा से जाकर टकरा गई। मृतकों की पहचान 19 साल के सत्यम कुमार और 20 साल के विपिन कुमार मंडल के तौर पर हुई है। मतलब घर में फंक्शन था, शादी मतलब वो देखने का आए थे, लड़के लोग देखने आए थे, तो सब कुछ देख करके आगे सब आ गए थे। लगभग 10 बज चुका था। हम उसको भैया को ले सब यहीं सो जाइए, ठीक है, सुबह निकलिएगा। तो मामा सब आया था, उस सबको हम घर पहुंचा दिए अपने घर में। भैया बोला नहीं, हम यहीं सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं था, लाइट गिर गया था। बोला ठीक है भैया सो जाइएगा। बोला घर वहीं सो जाइए। बोला नहीं यहीं सो जाते हैं, तुम जाओ तो ना, बाबू बोलता है हमको। घटना गमरिया चौक है ना, चौक से मिल के बगल में। क्या चीज से वो ऐसे हमको बोला कि मतलब 3 हाईवा आ रहा था, ठीक है, एक हाईवा ओवरटेक करने में उसको धक्का मार दिया। रांची से बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी की तरफ से यह पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा गया।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से अपील की कि वो नारी वंदन अधिनियम बिल के पक्ष में प्रस्ताव को पारित करें और उसे सरकार को भेजें। केंद्र सरकार के पास ये भेजा जाए प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की तरफ से ये पत्र के जरिए मांग रखी गई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास। तो इसलिए पार्टी हम सब लोगों ने तय किया था कि भाई मुख्यमंत्री से एक बार मिल करके और उनको आवेदन दें, उनसे आग्रह करें आप झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आप बुलाइए और विशेष सत्र में इस आशय की प्रस्ताव पारित करके आप केंद्र सरकार को भेजिए आप, ताकि फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को ला सके। महिलाओं के लिए मात्र ही नहीं बल्कि इस झारखंड के लोगों को भी और प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व मिलता। यानी 14 से 21 लोकसभा सीटें होती। भाई उनसे हम लोग समय मांगते रहे लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, कोई स्पष्ट भी उत्तर नहीं दिया। हाँ बात कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, विषय वस्तु भी पूछा तो विषय वस्तु को भी बता दिया गया यहाँ से, भाई किन कारण क्या है मिलने का पर्पस, वो भी हम लोगों ने बताया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने समय नहीं दिया तो हम लोगों ने तय किया कि भाई यहाँ से उनको एक पत्र ही हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोगों ने उस पत्र को लिखा, तो वही आप सब लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। और अब बात जमशेदपुर की, जहां जमशेदपुर की जीवन रेखा माने जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकई नदी आज बड़ी मुश्किल में है। जी हां, शहर से निकलने वाले करीब 50 से ज्यादा नालों का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे इस नदी में जाकर गिर रहा है, जिससे दोनों नदियां धीरे धीरे अब नाले में बदलती नजर आती हैं। स्थिति यह है कि कई जगहों पर नदी का पानी काला पड़ चुका है और बहाव रुक गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका और इस्तेमाल लायक नहीं रहा। नगर निकायों और प्रशासन की ओर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी योजनाएं बनाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पर काम धीमा है और अधूरा है। लोग और जनप्रतिनिधि लगातार इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और नदी को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। की हालत जो है वो तो खराब, बद से बदतर होते जा रही है। परसों मैं नदी किनारे घूम रहा था तो वहां अब जलकुंभी के लक्षण पैदा होने लगे हैं। जलकुंभियां पैदा होंगी, ऑक्सीजन और कम हो जाएगा, जो भी मछली बची मर जाएगी। तो नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए जमशेदपुर के आगे तो कोशिश करना चाहिए प्रशासन को कि चांडिल डैम से कुछ पानी छुड़वाए ताकि इसका प्रवाह बना रहे। ये नदी पूरा कचड़े से भरा हुआ है। ये जो है नदी कम नाला हो गया है। आज से 10 साल के बाद देखेंगे जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें ये नदी दिखेगी भी नहीं। ये नदी नहीं नाला कहलाएगा बाद में जाकर। इसलिए यहाँ के प्रशासन को, सरकार को ये देखना चाहिए, इसको थोड़ा प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धरोहर है। खरकई है, आगे जाकर स्वर्ण रेखा है, ये दोनों हमारा धरोहर है, इसको हमें ही बचाना है। इसलिए इसमें सरकार को और प्रशासन को थोड़ा कुछ करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। अंग्रेज के शासन में अंग्रेजों द्वारा लोगों को काला पानी की सजा दी जाती थी, मगर जमशेदपुर शहर में इन दिनों शहर के लोग अपनी लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी को काले पानी की सजा दे रहे हैं। तस्वीर ये देख सकते हैं आप कि अभी मैं मौजूद हूँ खरकई नदी में, जो जमशेदपुर शहर की लाइफलाइन कही जाती है दोनों नदियां, मगर ये नदी हाल के दिनों में पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई है और जो नदी में पानी बचा हुआ है वो पूरी तरह से काले पानी में तब्दील हो गया है। और आज के ज़माने में जमशेदपुर की स्वर्णरेखा और खरकई नदी पूरी तरह से नाले में तब्दील होते जा रही है और जो नदियां बची हुई है वो पूरी तरह से सूखते जा रही है। तस्वीर आप बयां कर सकता है कि किस तरह जमशेदपुर के पूरी शहर के जो गंदा पानी है वो नदी में गिर रहा है और पानी जो है वो पूरी तरह से काला हो चुका है। खरकई नदी की तस्वीर तो आपने देखी, अब हम आपको स्वर्णरेखा नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और इसी नदी से जमशेदपुर को पूरी तरह से पानी दिया जाता है और इस नदी में लगभग सैकड़ों गांव जो है वो डिपेंड करते हैं। इसी नदी के पानी से वो अपना जीवन स्तर जो है वो पूरी तरह से काम करते हैं, मगर आप देख सकते हैं कि नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और जो भी नदी में पानी है वो शहर का गंदा नाले का पानी गिर रहा है, जिससे नदी जो है वो नाले में तब्दील हो गई है। कि खबर के बाद
अधिकारियों की आंख कब तक खुलती है और कब तक दोनों नदियों को बचाने के लिए कुछ कवायद की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के रत्नाक गांव में ग्रामीणों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। जंगल से भटककर एक हिरण का शावक गांव के खेतों में पहुंच गया। ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित रखा और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और शावक को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि ऐसे मामलों में जानवरों को नुकसान न पहुंचाएं और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी जाए ताकि उन्हें सुरक्षित जंगल में वापस छोड़ा जा सके। राजधानी रांची समेत 9 जिलों में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बदल रहा है। मौसम विभाग ने दोपहर बाद तेज हवा, आंधी, बारिश और ओला गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पिछले 5 दिनों से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से तापमान करीब 2 डिग्री तक गिरा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी दिख रहा है। कई फ्लाइट डाइवर्ट हो चुकी हैं और कुछ को रद्द कर दिया गया है। इस समेत कई जिलों में मौसम का बदलता अंदाज एक मौसम की घड़ी की सुई पर जाकर अटक गई है। हर दिन दोपहर 2 बजे तेज हवा, बादल और बारिश की तस्वीरें सामने आती है। और बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 8 मई तक रांची और 9 जिलों में ऐसी ही तस्वीर रहने की संभावना है। ये भी बता दें कि रांची में आज और कल आपको तेज हवा, आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और बता दें कि आज भी दोपहर के बाद रांची का मौसम का जो बदलता अंदाज है, जो पिछले 5 दिनों से चला आ रहा है, वो भी आज कायम रहेगा। इस दौरान तेज हवा चलेगी, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि मौसम के इस असर से इसका जो साइड इफेक्ट है वो हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कई जगह जो है तेज हवा की वजह से जो है वो आपको पेड़ गिर रहे हैं। और जहां तक विमान सेवा की बात है तो कई फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट कर जा रहे हैं, मतलब कई विमान रद्द भी कर दिए गए हैं, परिचालन उनका रद्द कर दिया गया है, साथ ही फ्लाइट भी डाइवर्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में बता दें कि मौसम का। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और थोड़ी देर में दोनों नेताओं की मुलाकात। और इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात, जिसमें कैबिनेट के संभावित चेहरों पर बातचीत हो सकती है, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, सरकार के स्वरूप को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको बताते चलें कि इस वक्त मौजूदगी सम्राट चौधरी की है, गृह मंत्री सम्राट यहां पर अमित शाह के आवास पर और खुद पहुंचे हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनसे मिलने के लिए। सुबह से ही लगातार एक के बाद एक बड़े नेताओं से मुलाकात का दौर चलता हुआ, जिसमें सम्राट चौधरी इस वक्त मौजूद हैं अमित शाह के आवास पर, जहां पर उनसे मुलाकात। और नेताओं की ये मुलाकात के मायने इस लिहाज से समझिए कि बिहार में जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उस विस्तार को लेकर यह संभवतः माना जा रहा है कि 6 मई की तारीख हो सकती है, क्योंकि इस दौरान उससे पहले ये मुलाकात और उस संभावित नाम पर फाइनल मुहर लगने वाली होगी, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से चेहरों को शामिल करना है और उसमें किन सामाजिक ताने माने को ध्यान में रखना है, जिसमें जातीय समीकरण साधे जाने हैं, जिसमें वरीयता को ध्यान में रखना है। और इन तमाम लिहाजों से देखा जाए तो आज सुबह से ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक एक करके नित्यानंद राय से मुलाकात हो, सीधे तौर पर राजनाथ सिंह से मुलाकात की बात कर लें, उसके साथ ही साथ वो जाकर जीतन राम मांझी के आवास पर भी मुलाकात करते हुए नजर आए। और ये मानकर चला जा रहा है, देखिए अश्विनी वैष्णव से, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जाकर भी उन्होंने मुलाकात की। और थोड़े ही देर में जहां पर अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात शुरू हो जाएगी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, और मंत्रिमंडल विस्तार जिसे लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि संभवतः इसी पर चर्चा होने वाली है कि कैबिनेट विस्तार में किस तरीके से तमाम चीजों को बनाए रखना है। और 16 और 15-16 का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े में इस बार बीजेपी के पास कौन से चेहरे रिपीट होंगे, किन लोगों को
जिम्मेदारी और दायित्व विभागों के तौर पर मिलती है, ये बहुत खास हो जाता है। संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, चूंकि इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं क्या सम्राट चौधरी? गृह मंत्री अमित शाह के आवास के आने के पहले बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनके साथ लंबी मुलाकात चली मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, और सम्राट चौधरी विनोद तावड़े दोनों की मुलाकात हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। जो मौजूदा सिचुएशन है, बिहार में नई सरकार बनी है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, उसके बाद अब कैबिनेट रिशफल होना है। इस बात की पूरी संभावना है कि 6 मई के आसपास कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और इसको लेकर के तमाम कवायद चल रही है। जितने भी सहयोगी दल हैं वो अपनी लिस्ट तैयार कर चुके हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, उनकी तरफ से सब कुछ लिस्ट फाइनल है। जेडीयू की तरफ से भी लिस्ट फाइनल है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट अब तक फाइनल नहीं थी और बीजेपी के ही आग्रह पर, बीजेपी के ही कहने पर अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है। अभी जो गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है, निश्चित रूप से बड़ी मुलाकात है। इस मुलाकात में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि बिहार में किस तरह से बीजेपी का जो सपना रहा है अब तक कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। भले ही ये कहा जा रहा है कि एनडीए का मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार के ही मॉडल पर बिहार की सरकार चलेगी, लेकिन हकीकत है कि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, बीजेपी ड्राइविंग सीट पर बैठी है, सम्राट चौधरी को वो कुर्सी मिली है। तो इसके बाद बिहार में किस तरह से विकास करना है, किस तरह का पूरा एक मैसेज जाए कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के विकास में 4 चांद लग गया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है इस तरह का एक संदेश देने की। इसी लिहाज से तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की बात कही जा रही, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो, टाउनशिप बनाने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर में लगातार जो सख्ती बरती जा रही है, इनकाउंटर हो रहा है, उसकी बात हो, पूरी तरह से तैयारी है सरकार की। और आज जो बैठक होगी अमित शाह के साथ, उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी होगी, किस तरह से सहयोगियों को लेकर के आगे बढ़ना है। बीजेपी के भीतर जितने भी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कैसे साथ में लेकर के सबको साथ करके बढ़ना है, इस पर भी चर्चा होगी। और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, उन नामों पर भी मुहर लग जाएगी आज की बैठक में। निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है अमित शाह से, चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब सम्राट चौधरी पिछली बार दिल्ली आए थे तो प्रधानमंत्री से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात तो हो गई थी, लेकिन अमित शाह बंगाल दौरे में व्यस्त थे तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। उस लिहाज से आज की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। जी, मुलाकात इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन एक खास बात, जैसा आपने कहा भी कि यहाँ पर सभी को साथ लेकर चलना है, लेकिन पार्टी के अंदर हर वो कैलकुलेशन सटीक बैठे, किसी को कोई नाराजगी ना हो, इस कैलकुलेशन को बैठाने का दायित्व क्या अब यहां दिल्ली में आकर पूरा होगा? जी हाँ, बिल्कुल हर मुद्दे पर चर्चा होगी। जो पहले जो 14 मंत्री थे, जो नीतीश सरकार बनी थी नवंबर में, उसमें जो बीजेपी कोटे से 14 मंत्री थे, उसमें दोनों डिप्टी सीएम भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। अभी आगे उन 14 में से क्या कुछ का विभाग बदला जाएगा या कुछ मंत्रियों को बदला जाएगा, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा पहले से चल रही है। और आज अमित शाह के साथ बैठक होगी, उसमें भी इस पर चर्चा होगी क्या कुछ मंत्रियों को बदला जाए। इसके अलावा चूंकि 16 मंत्री बनने हैं तो 2 मंत्री हैं, इसके अलावा नितिन नवीन की जो सीट है, यानी 3 नए लोगों को मंत्री बनाया जाना है। तो वो 3 नाम कौन कौन से होंगे? युवा चेहरों को पिछली बार आपने देखा किस तरह से तरजीह दी गई थी, चाहे संजय टाइगर की बात करें, श्रेयसी सिंह की बात करें, बहुत सारे चेहरे बदले गए थे। जो पहले की सरकार चल रही थी उसके बाद नवंबर में चेहरे बदले गए थे बीजेपी की तरफ से, तो क्या वही चेहरे रहेंगे या उसमें कुछ परिवर्तन होगा? इन तमाम बिंदुओं पर लगातार मंथन पहले से चल रहा है। कई दौर की बातचीत बीजेपी नेताओं के बीच में हो भी रही है, लेकिन अमित शाह के साथ जो बैठक होगी, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। उसमें तय होगा कि पुराने जो नवंबर में बने हुए मंत्री हैं उनमें कितने मंत्री ड्रॉप होंगे, कितने मंत्री ऐड किए जाएंगे, सामाजिक समीकरण क्या होगा, जातीय समीकरण के अलावा और बाकी इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि जो विकास को धार देना है, किस तरह से बेहतर काम करना है, एक बेहतर संदेश दिया जाए। तो परफॉर्मर जो मिनिस्टर होंगे, परफॉर्म करने वाले जो लोग हैं, उन्हें क्या कैबिनेट में इंक्लूड किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें सीएम सम्राट चौधरी की भूमिका भी अहम होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी पसंद को लेकर भी, उनकी नापसंद को लेकर भी बात होगी निश्चित रूप से। लेकिन अमित शाह जो बात करेंगे, अमित शाह यानी बीजेपी का, बिल्कुल अमितेश, और यही बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर सहयोगी दल जो हैं उनकी तरफ से तमाम चीजें क्लियर बताई जा रही हैं कि वहां पर सब कुछ क्लियर है। बीजेपी की तरफ से देखना होगा
कि 3 जिन नामों को अब जोड़ने की बात हो रही है वो 3 नाम और कौन से होंगे? क्या पुराने चेहरों को एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा? नए लोगों को मौका दिया जाएगा? किस तरीके का संतुलन बिठाकर मंत्रिमंडल का ये स्वरूप दिखेगा, इसके लिए ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन